अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा था। आज हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे। वाक को हम देखेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है और इसका हम लोग प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सिंपल बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। मैं एक इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि हमारे पास डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, इक्विटी होती है, प्राइवेट शेयर मिलके एक कैपिटल हमारे पास जनरेट हो जाता है, जिसको हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं और जो कुछ आपको पे करना होता है इंटरेस्ट की फॉर्म में या डिविडेंड हम पे करते हैं, तो जो पेइंग कॉस्ट आती है उसको बेसिकली कॉस्ट हम कहते हैं। तो ये था हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपने डिफरेंट सोर्सेज से पैसा इकट्ठा किया, लोन लिया, डिबेंचर इशू किया, बॉन्ड से पैसा लिया या इक्विटी सिक्योरिटी से पैसा लिया। आपने डिफरेंट सोर्सेज से पैसा ले लिया, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वेटेड एवरेज को समझ लेते हैं कि वेटेड एवरेज एक रेट होता है। WACC represents the average rate of return a company must offer to its equity and debt holders to finance its asset. वेटेड एवरेज एक हमारे पास रेट होता है जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो पे करेगी। किसको पे करेगी? सिक्योरिटी होल्डर्स को, जो उस एसेट्स को फाइनेंस करते हैं, जो पैसा उनको देते हैं, उतना वो पे करेंगे जितनी उसकी एवरेज कॉस्ट होगी। कि एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए एवरेज कॉस्ट जो पे करेगा 10% हो या 20% हो। और हमने प्रीवियस वीडियो में इंडिविजुअल कॉस्ट तो निकाल ली थी, जैसे डेट की सपोज 10% है, इक्विटी हम लोग सपोज कर लेते 12%। तो एवरेज कितनी निकल रही है जो वो एसेट्स फाइनेंस करने पे करेगा, उसको हम लोग WACC कह रहे होते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। It shows the minimum return a company needs to earn on its investment to satisfy all investors, both lenders and shareholders। ये क्या हमारे पास शो कर रहा होता है? एक मिनिमम रिटर्न होता है जो कंपनी को ज़रूरत होती है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वो अर्न करेगी ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई कर सकें। अब नेक्स्ट हम मजीद WACC को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास WACC इज़ द एवरेज कॉस्ट अ कंपनी पेज टू फाइनेंस इट्स बिजनेस यूजिंग अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। सिंपल वर्ड्स में अगर हम WACC को देखें तो वो एक एवरेज कॉस्ट होती है जो एक कंपनी पे कर रही होती है, अपना बिजनेस चलाने के लिए पे करती है, जिसमें कंपनी इक्विटी होल्डर से पैसा लेती है और डेट यानी कि लोन्स भी यूज़ करती है। इट्स ऑफन रेफर्ड टू एज द कंपनीज हर्डल रेट, meaning the minimum required rate of return on new investment। WACC को कंपनी का हर्डल रेट भी कहा जाता है। मतलब कि जब कंपनी कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी तो उस प्रोजेक्ट का रिटर्न कम से कम WACC के बराबर होगा कि उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। इफ़ अ कंपनी अर्न्स मोर देन इट्स WACC, इट इज़ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर। और अगर कंपनी का रिटर्न WACC से ज़्यादा होगा तो कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रही होती है, एक अर्निंग क्रिएट कर रही होती है। इफ़ इट अर्न्स लेस देन इट्स WACC, इट इज़ डिस्ट्रॉइंग वैल्यू। और अगर कंपनी का रिटर्न WACC से कम होगा तो कंपनी वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रही होती है शेयर होल्डर्स के लिए। अब हमारे पास WACC क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस helps companies decide whether a new project or investment is worth pursuing। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कंपनी जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट प्लान करती है तो WACC की मदद से ये डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट वर्थ इट है या नहीं, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न WACC से ज़्यादा होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है। तो हम इसी तरह से डिसाइड कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। वैल्यूएशन सेकेंड हमारे पास है वैल्यूएशन मॉडल्स यूज इन फाइनेंशियल मॉडल्स लाइक डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो फ्यूचर कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड हमारे पास है फाइनेंसिंग डिसीजंस हेल्प्स कंपेयर डेट वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग टू चूज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है? फाइनेंसिंग डिसीजंस। WACC कंपनी को ये
बेसिकली वैक कंपनी को ये कंपेयर कर में हेल्प कर रहा होता है कि डेट से फाइनेंसिंग सस्ती है या इक्विटी से, ताकि कंपनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो चूज़ कर सके। ठीक है, तो अब हम इसके फार्मूला की अगर हम बात करें तो फार्मूला में हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम WE प्लस WPKP प्लस WDKD। WD हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन या फिर वेटेज, प्रोपोर्शन या वेटेज ऑफ इक्विटी, मल्टीप्लाई हम करेंगे KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये हम लोगों ने स्टडी किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी तरह प्लस WP हमारे पास वेटेज या प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्लस WD हमारे पास है वेट या प्रोपोर्शन ऑफ डेट इनटू मल्टीप्लाई बाय KD कॉस्ट ऑफ डेट। और डेट जो होता है वो हमेशा टैक्स डिडक्टेड होता है, तो हम लोग 1 माइनस टैक्स को डिडक्ट कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। नेक्स्ट है हम लोग इस फार्मूले के थ्रू एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए अब हम एक वैक का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर गिवन है 14% रेट और इसका हमारे पास कैपिटल है 6 लाख। इसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो 11% गिवन है और कैपिटल हमारे पास 3 लाख है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% है और उसका कैपिटल 11 लाख है। टैक्स रेट यहाँ पे हमारे पास मेंशन है 35% और हम लोगों ने वैक जो कि हम लोग टॉपिक पढ़े हमने वही फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिक्योरिटीज़ जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है वो है डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी, और इसके अमाउंट्स जो गिवन थी हमें 6 लाख, 3 लाख और 11 लाख। अब इन सब का अगर हम टोटल करें तो हमारे पास इन सब का टोटल क्या आ जाता है 20 लाख। अब हमने इनका क्या करना है, वैक फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो वेट्स चाहिए जो कि हम जिसको हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और सेकेंड हमें चीज़ चाहिए कॉस्ट के। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन होंगी और टैक्स रेट हमारे पास मेंशन है, तो हम लोग वैक के थ्रू, वैक के फार्मूले के थ्रू वैक फाइंड कर लेंगे। अब प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास अमाउंट क्या है 6 लाख। अब हम 6 लाख को, ये हमारे पास जो अमाउंट गिवन थी हम लोग इसको टोटल अमाउंट से, जो इस सम की टोटल अमाउंट बनेगी उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो है इसकी डिबेंचर की जो है प्रोपोर्शन आ जाएगी। इस तरह हमने इन तीनों की प्रोपोर्शंस फाइंड कर लिया है। डिबेंचर की हमारे पास 0.30 आई है, प्रेफरेंस शेयर की 0.15 आई है और इक्विटी की 0.55। अब एक बात याद रहे कि ये जो प्रोपोर्शंस होती है इनका जो टोटल है ओवरऑल वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। ठीक है, 1 के इक्वल आना चाहिए आपका। और जो कॉस्ट है वो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन थी, जो हमारे पास रेट्स थे, तो हमारे पास 14% था तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 0.14, 11% था तो उसको हम लोगों ने 0.11 कर लिया एंड 18% को 0.18। अब हम इनकी वेटेड कॉस्ट फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना होगा, प्रोपोर्शन एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे वेट्स हैं और कॉस्ट क्या है हमारे पास के, तो हम इन दोनों को आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिबेंचर का हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, वेटेड कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर का और इक्विटी का, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, WE वेट ऑफ इक्विटी इंटू KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हमारे पास इक्विटी ये है तो इसका हमारे पास वेट क्या आ रहा है, प्रोपोर्शन 0.55 और कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है 0.18। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर की हमारे पास प्रोपोर्शन ये आ रही है और कॉस्ट ये रही। डिबेंचर की सेम, डिबेंचर को हम एज ए यहाँ पे डेट की हम लोग वैल्यू में लेंगे। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेंगे सेम, जैसे मैंने बताया वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी तरह वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और वेट ऑफ डिबेंचर डेट या फिर कॉस्ट ऑफ डेट। अब हमारे पास टैक्स जो है वो 35% गिवन था, तो हम लोगों ने टैक्स निकालने के लिए 1 माइनस 0.35 को कन्वर्ट कर दिया। अब हम 1 बाय 1 इन सब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। पहले हमने इसको किया तो 0.09 हमारे पास आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो 0.0165 मल्टीप्लाई करना है। फिर हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, हमारे पास 0.042 आ गया। देन इसको हम लोग 1 में से 0.35 को माइनस कर देंगे, तो हम अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ओवरऑल हमारे पास वैक की क्या वैल्यू आ जाएगी,
528% ये हमारे पास आ गया है वैक। तो इसी तरह सिंपल हम लोगों ने मेथड के थ्रू आप लोगों को कॉस्ट गिवन होंगी और अमाउंट्स गिवन होंगी उसकी कैपिटल, तो आप लोग उस तरह से इसी मेथड के थ्रू जो है वैक को फाइंड कर सकते हैं इजीली इस मेथड के थ्रू। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग दो कंपनीज लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक हमने सपोज किया है कंपनी एक्स, एक हमने कंपनी सपोज किया है कंपनी वाई। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट गिवन है, इन दोनों के कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों के गिवन है, ठीक है। फिर हमारे पास वैल्यू या कैपिटल या अमाउंट कह सकते हैं डेट की हमें गिवन है और अमाउंट ऑफ इक्विटी गिवन है। साथ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म क्या है। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू नहीं गिवन है, तो ओवरऑल उन्होंने हमें क्या दे दिया, प्रेफरेंस शेयर की जगह उन्होंने टोटल वैल्यू दे दी है कि 20 लाख है। तो हम लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है प्रेफरेंस शेयर की, तो हमारे पास वैसे ही उन्होंने टोटल वैल्यू दे दी है। साथ ही साथ हमारे पास टैक्स रेट्स दोनों कंपनीज़ की गिवन है। हम लोगों ने दोनों कंपनीज़ के लिए एक तो वैक फाइंड करना है, कंपनी एक्स के लिए और कंपनी वाई के लिए, और किस कंपनी का वैक लोअर है और क्यों है हम लोगों ने वो बताना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी एक्स के लिए वैक निकालते हैं। हमारे पास सिक्योरिटीज़ जो गिवन है वो डेट और इक्विटी है और टोटल वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। डेट की जो हमारे पास कैपिटल है वो 9,50,000 है, जबकि इक्विटी का कैपिटल 10,50,000 है और टोटल हमारे पास आ रहा है 20 लाख। प्रोपोर्शंस ना हमने इनके खुद निकाले हैं। उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 950,000 है ना, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 20 लाख के साथ। तो हमारे पास डेट का प्रोपोर्शन आ जाएगा 0.475। इसी तरह हम इक्विटी का प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे 0.525। अब कॉस्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और इसका प्रोपोर्शन का ओवरऑल टोटल जो है वो भी हमारे पास 1 आ रहा है। टैक्स जो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अगर हम फार्मूले की बात करें तो इक्विटी के हम लोग वेटेज कॉस्ट की इक्विटी की कॉस्ट प्लस हमारे पास था लास्ट क्वेश्चन में प्रोपोर्शन, और हमने पहले भी फार्मूला में डिस्कस किया था, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं गिवन और हमें प्रोपोर्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल में डेट हम इंक्लूड करेंगे बस, और इक्विटी। अब इसी तरह हम लोग वेट्स जो प्रोपोर्शन है वो हमारे पास एक्चुअली क्या है वेट, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे वेट ऑफ इक्विटी। इसी तरह हम इक्विटी की कॉस्ट प्लस डेट की वेट इनटू डेट की कॉस्ट, और टैक्स हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में 45%। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैक आ जाएगा वो है 7.76% कंपनी एक्स का। इसी तरह कंपनी वाई की बात करें तो हम सेम उसी तरह हमारे पास डेट और इक्विटी की कैपिटल्स गिवन है, हम इनका टोटल जो है वो भी हमें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 27 लाख। प्रोपोर्शंस हम इसी तरह निकालेंगे, डेट का कैपिटल को हम लोग टोटल कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। 12,75,000 डिवाइडेड बाय 27 लाख, तो हमारे पास प्रोपोर्शन आता है 0.472। इसी तरह इक्विटी का हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाता है 0.527 और इन दोनों का टोटल प्रोपोर्शन का हमारे पास क्या आ जाता है 1। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कंपनी में ना सिर्फ डेट और इक्विटी के ऊपर बेस कर रही है कंपनी, 47% डेट एंड 52% इक्विटी। अब कॉस्ट जो है हमें गिवन थी 0% में गिवन थी, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है 0.0625 एंड 0.108। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में टैक्स गिवन है 35%। सेम उसी तरह हम फॉर्मूला लगाएंगे वेट वेट ऑफ इक्विटी हमारे पास है 0.527, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है हमारे पास है 0.108। हम इन दोनों को आपस में एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोपोर्शन को कॉस्ट के साथ, प्लस वेट ऑफ डेट हमारे पास है 0.472, कॉस्ट ऑफ डेट हमारे पास 0.0625 और टैक्स हमारे पास क्या गिवन है 0.35। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी सॉल्व कर देंगे, तो ओवरऑल हमारे पास वैक आ जाएगा कंपनी वाई का 7.62%। अब हमारे पास क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन क्या था हमसे कि किस कंपनी का वैक सबसे कम आया है और क्यों आया है।
कंपनी एक्स का हमारे पास है 0.76%, कंपनी वाई का है 0.7.62%। तो 7% तो दोनों का है, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो कंपनी वाई का हमारे पास जो है वह कम आया है। होता है कि कंपनी की ओवरऑल जो कॉस्ट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट, वो कम है, लोअर है, इस वजह से इसका जो वैक है वो कम आ रहा है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल वैक का कॉन्सेप्ट। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और मज़ीद फाइनेंस की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।